नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नीतेश पांडे में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो आज लास्ट क्लास सेकेंड सेमेस्टर साइंस विषय की है, जिसमें मैंने जितने भी प्रश्नोत्तर लघु हो चाहे अति लघु हो चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो, जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं, आज सभी प्रश्नों का डिस्कस करूंगा। तो आप सभी लोग पहली बात तो कॉपी और पेन के साथ बैठ जाइए, साथ साथ रिवीजन भी होगा और माइंड में भी आपको याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। इससे पहले मैंने जितनी भी क्लास ली हैं सेकेंड सेमेस्टर बैक की, उन सभी वीडियो को आप देखकर जरूर जाइए। उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आज की इस क्लास में कई सारे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले पेपर में जो निर्देश दिया होता है, थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हैं कि क्या निर्देश दिए रहते हैं। सभी साथी हमारे निर्देश पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो निर्देश में क्या लिखा होता है कि सभी प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से करने ही करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। जितने भी निर्धारित अंक होते हैं सम्मुख दिए रहते हैं। दूसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्देश है कि 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं प्रश्न पत्र में। पहला तो होता वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में एक वीडियो आया था कि कॉपी कैसे लिखें, उससे आपको स्पष्ट हो गया होगा किस तरीके से प्रश्न पत्र हल किया जाता है जिससे अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होता है, इसको आप कॉपी में केवल इसका आंसर लिखें, न कि आप पहले पूरा क्वेश्चन बहुविकल्पी उतारें उसके बाद आंसर लिखें। टाइम बिल्कुल नहीं हमें बर्बाद करना है। दूसरा क्वेश्चन होता अति लघु। हमने बताया था कि 30 शब्दों में लिखना होता है। केवल 30 से 40 शब्दों से ज्यादा क्वेश्चन आप उसका आंसर नहीं लिखेंगे। और लास्ट होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपको लगभग 50 शब्दों में लिखना होता है। इससे ज्यादा आप लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और टाइम नहीं बचेगा, क्वेश्चन भी छूट जाएगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको पेपर सॉल्व करना है। तो आइए पहला प्रश्न पत्र देखता हूं, 2015 में आया था। तो उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ये हमने सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन जितने भी हमने आप सभी को कराए हैं, एक बार मैंने सभी ये बहुविकल्पी क्वेश्चन आप सभी को कराया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। प्लेटो। कौन सा है, प्लेटो। आपको 4 विकल्प नजर आ रहे होंगे, लेकिन उसमें से सबसे सटीक आंसर आपको ही लिखना है, मतलब प्लेटो ही आपको आंसर लिखना है। ये नहीं कि आप चारों ऑप्शन पहले उतारें फिर उसके बाद उसमें से चारों ऑप्शन में टिक लगाएं कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऐसा काम आप लोग नहीं करेंगे। सिर्फ आपको आंसर नंबर 1 प्लेटो, द विकल्प सही है, ये भी लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। हमने आपको उत्तोलक के बारे में अच्छी तरीके से वीडियो में समझाया है। पिछली जितनी भी वीडियो है उसको आप देखिए, उसमें आपको उत्तोलक के बारे में अच्छी तरीके से समझाया गया है। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूं। प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक, तृतीय उत्तोलक। प्रथम उत्तोलक के उदाहरण क्या है, द्वितीय उत्तोलक के उदाहरण क्या है, तृतीय उत्तोलक के उदाहरण क्या है। उन उदाहरणों पर जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि कई बार ये पूछा भी गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तोलक। तो इसका आंसर क्या होगा, बोतल खोलने वाला यंत्र। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण क्या है, बोतल खोलने वाला यंत्र। तो आप सभी पुराने वीडियो जो पिछली वीडियो है उसमें जाकर के उत्तोलक क्या होता है सारा चीज आप उससे पढ़ लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार में इसमें 4 प्रकार के बहुविकल्पी दिए गए हैं। चारों में से प्रबल क्षार कौन सा है, NaOH। कौन सा है, NaOH।
फिर अगला क्वेश्चन है, अधपका मांस खाने से कौन सा रोग होता है? अधपका मांस खाने से कौन सा रोग होता है? कौन सा होता है? एंथ्रेक्स। फिर अगला है, रसांकुर संरचना पाई जाती है। रसांकुर संरचना पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? क्षुद्रांत में। कहाँ पाई जाती है? क्षुद्रांत में पाई जाती है। फिर आते हैं, ये हुए हमारे बहुविकल्पी प्रश्न। सभी प्रश्नों के आंसर आप लोगों को लिखना है। मैं बार बार यही बता रहा हूं, पूरा क्वेश्चन नहीं उतारना है। अति लघु में भी यही करना है। आंसर नंबर 6, मिट्टी पलट हल किस प्रकार का कूंड काटता है? पहला क्वेश्चन है, मिट्टी पलट हल किस प्रकार का कूंड काटता है? आयताकार। सिर्फ आपको यही आंसर लिखना है, आयताकार कूंड काटता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। और इसके पहले क्वेश्चन छूट गया है, ईंधन को परिभाषित कीजिए। ईंधन क्या होता है? ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ईंधन क्या होता है। ईंधन ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ईंधन ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैसीय ईंधन। कम से कम 30 वर्डों में लिखना होता है, इससे ऊपर नहीं लिखना होता है। तो ईंधन ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, ठोस, द्रव, गैस। फिर अगला क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु रासायनिक समीकरण दीजिए। केवल हमें क्या देना है? रासायनिक समीकरण देना है। तो 6CO2 + 12H2O। फिर इससे दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? C6H12O6 + 6H2O + 6O2। ठीक, केवल आपको केवल रासायनिक अपक्रिया ही लिखनी है और उसमें थ्योरी नहीं लिखनी है। अगर थ्योरी आप लिख कर आते हैं, रासायनिक अपक्रिया नहीं लिखते हैं, तो आपको 1 भी नंबर नहीं दिया जाएगा। इसलिए क्वेश्चन पर जरूर ध्यान दें। 6CO2 + 12H2O, दोनों ने रिएक्शन किया तो क्या बना? C6H12O6 + 6H2O + 6O2। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जांघ की अस्थि का नाम लिखिए। तो क्या नाम मैंने बताया था? फीमर। जांघ की अस्थि का नाम क्या बताया था? फीमर। फिर अगला क्वेश्चन है, 4Na + O2, ये रिएक्शन आपको पूरी करनी है। ये समीकरण आपको क्या करना है? पूरा करना है। तो क्या बनेगा? 4Na + O2 = 2Na2O। क्या बनेगा? 2Na2O। बैलेंस कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीके को लिखिए। एक निर्धारित तरीके से आपको प्रदर्शित करना। तो क्या होगा? X लिखेंगे, नीचे O लिखेंगे, ऊपर M। जहां पर M जो है वो परमाणु द्रव्यमान है, O परमाणु संख्या है और X जो है वो एक प्रकार का तत्व लिया गया है। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि X नीचे O लिखेंगे, ऊपर M लिखेंगे, उसकी घात M लिखेंगे, नीचे लिखेंगे O। तो M क्या है? परमाणु द्रव्यमान। O क्या है? परमाणु संख्या। X क्या है? एक तत्व है। समझ में आया? तो क्वेश्चन 30 वर्ड से ज्यादा लिखना ही नहीं है। इससे ज्यादा आप लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, नंबर भी नहीं मिलेंगे, कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट है, सिर्फ बिल्कुल टाइम वेस्ट करना है। फिर अगला देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय क्वेश्चन में हमने बताया है 50 वर्ड से ज्यादा लिखना ही नहीं है। आप लोगों को 50 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है, 50 वर्ड से मिनिमम 50 वर्ड। तो पहला क्वेश्चन क्या है? आंधी के क्या लक्षण है? लिखिए। आंधी के क्या लक्षण है? तो आप लोगों को पता होगा आंधी क्या होती है। तो देखते हैं, प्रायः क्या होता है? जो पवनें होती हैं, मतलब वायुदाब की भिन्नता के कारण चलती हैं। वायुदाब का डिफरेंस होता है, मतलब अलग अलग वायुदाब होता है जिसके कारण चलती हैं। हवाएं जो होती हैं उच्च दाब से निम्न दाब तथा निम्न से उच्च दाब की ओर बहती हैं। यही हवाएं क्या करती हैं?
विक्षोभ अथवा चक्रवातों के प्रभाव से आकर के बहुत बड़ा क्या करते हैं, विकराल रूप धारण कर लेती हैं। इसे क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं। तो जो पवनें होती हैं उनका वायुदाब जो होता है अलग अलग होने के कारण चलती हैं। तो हवाएं जो होती हैं उच्च दाब से निम्न दाब तथा निम्न से दाब से उच्च दाब की ओर बढ़ती हैं। यही हवाएं क्या कहती हैं, विक्षोभ और चक्रवातों के प्रभाव से आकर के विकराल रूप धारण कर लेते हैं। इसे क्या कहते हैं, आंधी कहलाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यही हवाएं आंधी के रूप में धूल तथा रेत से भरी होती हैं और पेड़ पौधों और जनधन को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाती हैं। कभी कभी क्या होता है, घने जंगलों में आंधी के द्वारा पेड़ आपस में क्या करते हैं, रगड़ने लगते हैं, जिससे क्या होती, आग लग जाती है, जिससे जीव जगत में बहुत भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक, आप ये लिखेंगे, हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर और निम्न से उच्च दाब की ओर बहती हैं। यही हवाएं क्या करती हैं, विक्षोभ अथवा चक्रवातों के प्रभाव से आकर के बहुत बड़ा रूप, विकराल रूप धारण कर लेती हैं। इसे क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं। ठीक, समझ में आया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। छाया तथा उपछाया को परिभाषित करिए। छाया तथा उपछाया को परिभाषित करिए। छाया क्या होती है, जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं। जब किसी कोई अपारदर्शी वस्तु है उसको प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु को आर पार से रोक देती है, जिससे वस्तु के दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। उसे ही प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहा जाता है। समझ में, कोई भी आप अपारदर्शी वस्तु है उसको आप प्रकाश जहां से गुजर रहा है वहां पर रख देंगे तो वस्तु के आर पार प्रकाश तो जा नहीं पाएगा क्योंकि अपारदर्शी है। तो और उसके दूसरी ओर क्या होता है, एक काला काला आपको दिखाई देगा, प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इसी प्रकाशहीन क्षेत्र को छाया कहते हैं। प्रछाया क्या होता है, प्रछाया और उपछाया दो छाया होती हैं। और आप में पूछा गया है उपछाया किसे कहते हैं। वस्तु की छाया और मध्य भाग जो अधिक काला होता है प्रछाया कहते हैं, तथा प्रछाया के चारों ओर का सीमावर्ती कम काला भाग उपछाया कहलाता है। याद समझ में है, जो वस्तु की छाया और उसके मध्य भाग का जो ज्यादा काला होता है उसे प्रछाया कहते हैं, और प्रछाया के चारों ओर का जो सीमावर्ती क्षेत्र होता है जो कम काला होता है उसे उपछाया कहते हैं। समझ में। फिर अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष में समस्थानिकों के स्थान पर प्रकाश डालिए। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान तुम्हें बताना है। समस्थानिक किसे कहते हैं ये बताना है। समस्थानिक क्या होता है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक, समस्थानिकों का स्थान कहीं भी नहीं है मेंडलीव आवर्त की सारणी में, ये दोष था, तो इसकी आप डेफिनेशन लिख देंगे बस। ठीक, फिर क्वेश्चन आता है, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से वीडियो अगर देखी होगी तो पता होगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है देख लेते हैं। इसमें पदार्थ के भौतिक गुण अर्थात रंग, अवस्था एवं आकृति में परिवर्तन हो जाता है, परंतु रचना में कोई अंतर नहीं आता। परंतु रचना में कोई अंतर नहीं आता है, इसे ही क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब उसके गुण जितने भी होते हैं उसमें परिवर्तन हो जाता है, परंतु उसके रचना में कोई अंतर नहीं आता, ना ही इसमें कोई नया पदार्थ बनता है। ठीक, जैसे आप एग्जाम्पल सुनेंगे, पानी का बर्फ बनना, बर्फ जो है फिर वाष्प में बदल जाती, तो इसमें आपको कोई भी नया पदार्थ बना नहीं बना ना। तो भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। इसका अपोजिट क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। इसमें क्या होता है, पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं, रंग, अवस्था, ये सभी कुछ बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। साथ ही पदार्थ की रचना भी पूर्ण रूप से बदल जाती है और इसमें नया पदार्थ बनता है। रासायनिक अभिक्रिया होती है तो नया पदार्थ बनता है, सभी को पता है।
जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बन गया, नया पदार्थ बना, कोई दही बना, उसको दोबारा आप दही से दूध तो बना नहीं सकते हैं ना, कोई पदार्थ उसको जला देंगे, फिर जला करके दोबारा उसको पदार्थ नहीं बना देंगे। क्लियर? तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, किसी पदार्थ का सब कुछ भौतिक गुण सभी परिवर्तित हो जाते हैं और साथ ही पदार्थ की रचना भी पूर्ण रूप से बदल जाती है और नया पदार्थ बनता है। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें भौतिक गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, आकृति में परिवर्तन हो जाता है, इसमें पदार्थ के भौतिक गुण अथवा रंग, अवस्था एवं आकृति में परिवर्तन हो जाता है, परंतु रचना जो होती है उसमें कोई अंतर नहीं आता और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। पानी, बर्फ तो बन जाता है, उसकी अवस्था में परिवर्तित हो गया है, लेकिन उसका रचना जो हुई है वो पानी से मिलकर हुई, कोई अंतर हुआ नहीं हुआ ना, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा दिखाई देने वाले चित्र को समझाइए या बनाइए। वर्णन की आवश्यकता नहीं है, वर्णन आपको करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर में देखते हैं, ज्यादा टफ फिगर नहीं है, इजी फिगर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में। तो इसमें कुछ पार्ट आप लोग देख लीजिए, कौन कौन से नेमिंग जरूरी है। नेमिंग क्योंकि इन्होंने कहा है आपको वर्णन की आवश्यकता नहीं, तो नाम जरूर आप लिखकर सारे आएंगे। सबसे पहले क्या होता है, पादप कोशिका में सबसे मध्य में देखिए आपको दिख रहा होगा केंद्रक, न्यूक्लियोलस, केंद्र इसे बोलते हैं, केंद्रिका होती बीच में। ठीक, क्लोरोप्लास्ट, साइड में आपको क्लोरोप्लास्ट दिखा, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं हरित लवक होते हैं। ठीक, सेल वाल जो बाहर ये चारों तरफ आपको दिख रही है, ये क्या है, कोशिका भित्ति, सेल वाल दिख रही है। फिर बीच में क्रोमोसोम छोटे छोटे दिख रहे हैं। फिर न्यूक्लियस जो बड़ा सा बीच में केंद्रक है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो साइड लगे हुए हैं, ये सारे क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उधर देखिए गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, मतलब जो वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल्स होते हैं। माइट्रोकांडिया है, लाइसोसोम है, और ये जो बाहर दिख रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बस 8 से 10 नाम आप लिख दीजिए बस। इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, लिक्विड भी लिख सकते हैं। इतना बहुत है, फिगर हमारे हिसाब से इतना ज्यादा टफ नहीं बनाया है मैंने, इजी है फिगर, बिल्कुल इजी है। देख करके एक बार प्रैक्टिस करिएगा, बन जाएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बताइएगा, मैं बना करके दिखा दूंगा। फिर अगला क्वेश्चन है, रेबीज रोग के लक्षण लिखिए। आप लोगों को पता होगा रेबीज क्या होता है, कैसे हो जाता है। रेबीज रोग के मात्र क्या करना, लक्षण लिखना। तो लक्षण क्या क्या होते हैं रेबीज रोग के, देखते हैं। रोगग्रस्त जो होता है मनुष्य, उसके गले में जो होती है भयंकर पीड़ा होने लगती है तथा कुछ भी निगलने की क्षमता नहीं रहती। कोई भी चीज वो निकलने में असमर्थता दिखाता है, नहीं निकल पाता। रोगी को पानी से डर लगने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति अत्यंत आक्रामक भी हो जाता है। रेबीज जो होता है, इसके वायरस बहुत तेजी के साथ फैलते हैं। रेबीज कुत्ता के काटने से होता है, कुत्ता काट लेता है, उसकी वजह से रेबीज बहुत तेजी से फैलने लगता है। अब तो पहले तो कई सारे इंजेक्शन लगते थे, अब 1 ही 2 इंजेक्शन में काम हो जाता है। तो इसके लक्षण आप लिख देंगे जो मैंने बताए हैं। और कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति की आक्रामक मौत भी हो जाती है, अचानक मौत भी हो जाती है अगर इसकी दवाई या इलाज ना किया जाए सही से। तो फिर अगला क्वेश्चन है, जलीय अपर्दन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक के विषय में लिखिए। सिर्फ आपको 50 वर्ड में लिखना है, तो मैं आपको उसी तरीके से बता देता हूँ। जलीय अपर्दन क्या होता है, जल या बाढ़ द्वारा मिट्टी के कटाव को जलीय अपर्दन कहते हैं। एकदम सिंपल है, जल या बाढ़ के द्वारा मिट्टी के कटाव को जलीय अपर्दन कहते हैं। तेज वर्षा के कारण जल से बलुई मिट्टी का कटाव सबसे ज्यादा होता है और चिकनी मिट्टी का सबसे कम होता है। ये भी लिख देंगे कि बलुई मिट्टी सबसे तेजी से कटती है और चिकनी मिट्टी धीरे धीरे कम होता है। इसके प्रकार क्या है,
वर्षा बूंद अपर्दन, अल्प सरिता अपर्दन, अवनालिका या खंड अपर्दन, परत अपर्दन, बीहड़ अपर्दन, नदी तट अपर्दन, पुलिन या समुद्र तट अपर्दन, हिमनद अपर्दन, भूस्खलन द्वारा अपर्दन। कॉपी कलम लेकर के आप लोग बैठिए, नोट करते रहिए। 8-9 प्रकार से अपर्दन है, आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से, बस और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ। वर्षा बूंद अपर्दन, अल्प सरिता अपर्दन, अवनालिका या खंड अपर्दन, परत अपर्दन, बीहड़ अपर्दन, नदी तट अपर्दन, पुलिन या समुद्र तट अपर्दन, हिमनद अपर्दन, भूस्खलन द्वारा अपर्दन। ठीक, ये सारे नोट कर लीजिए आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन आते हैं अगले प्रश्न पत्र पर। परीक्षा का पहला प्रश्न पत्र हो गया 2015, अब आते हैं 2016। तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें दी गई हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लगभग जितना मैं आप लोगों को करा रहा हूं, जितना भी प्रश्न पत्र आज सॉल्व करा रहा हूं, सारे आप आज का वीडियो जरूर देख कर जाइए। 100% गारंटी के साथ प्रश्न पत्र से आज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे आज मैराथन ही क्लास समझिए इसको। मैं जितने प्रश्न पत्र हूं उन सभी को आपके सामने रख रहा हूं, उसमें से आप लोग पढ़िए, वीडियो देखिए। अभी PDF आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। फिर उसमें से कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर सभी दोस्तों के साथ जरूर करिए, जिससे उनका कल का एग्जाम बहुत ही अच्छा हो। तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या है? मैंने एग्जाम पर भी आप लोगों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताया था, तो आप लोगों को उम्मीद है आप अच्छे से बता सकते हैं कौन सा है। बल्ब का जलना क्या है? बल्ब का जलना। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? साइट्रिक अम्ल। कौन सा है? साइट्रिक। सिर्फ आप आंसर लिखेंगे और कुछ भी नहीं लिखेंगे। विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत क्या है? ये आंख बंद करके आप लोग टिक लगा सकते हैं, सूर्य की रोशनी। क्या है? सूर्य की रोशनी। फिर अगला क्वेश्चन है, सरौते में आलंब होता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ाया भी था, सरौते में आलंब होता है किनारे पर। कहां पर होता है? किनारे पर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, घड़ी की चाबी देने में संग्रहण करते हैं। घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं। क्यों घड़ी को चाबी देते हैं? गतिज ऊर्जा। किसका संग्रहण करते हैं? गतिज ऊर्जा का। फिर आते हैं अतिलक उत्तरी प्रश्न। अतिलक उत्तरी प्रश्न देखते हैं। इसमें से पहला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। क्या देना है? रासायनिक अभिक्रिया आपको बतानी है। तो रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। कॉपी कलम लेकर के बैठिए, मैंने बहुत बार बोला है कॉपी कलम आप लोग लेकर के बैठिए, नोट करते रहिए। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? HCl। इसके साथ जब रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl प्लस H2O सोडियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है। ठीक, इजी थी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, NaCl प्लस H2O बनता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तीव्र परिवर्तन। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं तीव्र परिवर्तन। जैसे माचिस की तीली का जलना, गुब्बारे का फूलना और उसके बाद फट जाना, रसोई गैस का जलना, ये सारे क्या हैं? तीव्र परिवर्तन है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाष्पन किसे कहते हैं? जब पृथ्वी से जल गर्म होकर के वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है, इसी क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहलाते।
सिंपल सा क्वेश्चन है। जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है, इसे क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। चाल क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय से चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय से चली हुई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, फसल चक्र क्या होता है? अगर जिस स्टूडेंट ने पिछली क्लास देखी होगी उसके लिए ये क्लास इजी है। पिछली क्लास मैंने पढ़ाई है अच्छी तरीके से, उसमें सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फसल चक्र क्या है? किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के पश्चात दूसरी फसल लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। किसी खेत में एक निश्चित समय के साथ एक फसल के पश्चात दूसरी फसल लेने को क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। जिससे क्या होता है? भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट नहीं होती। ठीक, उर्वरा शक्ति नष्ट नहीं होती, इसीलिए एक फसल के बाद दूसरी फसल लगाई जाती है। फिर लास्ट क्वेश्चन है अतिलव का, तृतीय प्रकार के उत्तोलक के कोई दो उदाहरण। मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा तृतीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण क्या है? चिमटा और चाकू। पहली क्लास में, पहली वीडियो में आप जाइए, उत्तोलक के बारे में अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया गया। उसमें चिमटा और चाकू क्या होते हैं? तृतीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण होते हैं। ठीक, फिर आते हैं लघु क्वेश्चन पे। लघु उत्तरी क्वेश्चन हमने बताया था आप लोगों को कितने वर्ड में करने हैं? 50 वर्डों में। लघु उत्तरी आप लोगों को 50 वर्ड से ज्यादा करना ही नहीं है। उससे ज्यादा करेंगे तो आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप लोग कर नहीं पाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। अम्ल क्या है? क्वेश्चन क्या है? अम्ल क्या है? अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना कौन सी क्रिया है? अम्ल क्या है? अम्ल तथा क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना कौन सी क्रिया? तो अम्ल उन पदार्थों को कहते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, अम्ल उन पदार्थों को कहते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण और पानी का बनना उदासीनता की क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीनता की क्रिया। तो क्लियर हो क्वेश्चन? तो आप पूछेंगे सर 50 वर्ड तो हुआ नहीं। 50 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना होता, 50 वर्ड से मिनिमम आंसर देना रहता है। अम्ल उन पदार्थों को कहते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लड़ और पानी का बनना उदासीनता की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? उदासीनता की क्रिया कहलाती है। फिर अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार आवश्यक है, टिप्पणी दीजिए। ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में आप जाकर के देख लीजिए, वहां मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। यहाँ मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है, ये मैंने कल ही वीडियो एक डाली है, उसमें बताया गया है, लेकिन मैं फिर भी बताया दे रहा हूं। संतुलित आहार क्या होता है? मैंने एक क्वेश्चन ये भी आया है, संतुलित आहार क्या होता है, क्यों लेना चाहिए? सेम वही क्वेश्चन है, घुमा दिया गया थोड़ा सा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार आवश्यक है, बताइए। संतुलित आहार का मतलब होता है कि उस आहार से है जो शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है। शरीर की जितनी भी आवश्यकता है उन सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है, उसे संतुलित आहार कहते हैं। यह निम्न कारण से होती है: ऊर्जा के लिए, शरीर निर्माण के लिए, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने की और सुरक्षा हेतु। ऊर्जा के लिए, शरीर निर्माण के लिए, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए और सुरक्षा हेतु। ठीक, अब यह क्यों आवश्यक है, क्यों लेना चाहिए? वह आहार, पहले तो इसकी डिफिनेशन इन तीनों पॉइंट से बना लेंगे। वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर की निर्माण तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक व सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूरी करता है, संतुलित आहार कहलाता है। व्यक्ति जो भी भोजन ग्रहण करेगा वह पूर्ण तृप्ति की भावना के साथ करेगा। कभी जब आप भोजन करते हैं तो आपको पूर्ण तृप्ति की भावना तो हो जाती है, लेकिन संतुलित आहार नहीं मिल पाता है।
दाल चावल रोटी सब्जी जो भी है, पेट तो आपका भर जाएगा, बट उसमें संतुलित आहार मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, आपके शरीर में निर्माणक क्षमता की संरचना हो पा रही या नहीं हो पा रही। तो ऐसा आहार जिसमें सारी पोषक तत्व तो आपको उपलब्ध हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। अगर आप ये संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, थकावट का अनुभव करेगा, निर्माणक और सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव होने के कारण व्यक्ति का शरीर क्या होता है, हष्ट पुष्ट नहीं रहेगा, वृद्धि भी कम होगी और शरीर रोगों का शिकार हो जाएगा। समझ में आया? इतना आप लिख देंगे हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें कि एक ही परिवर्तन विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल तथा प्रतिकूल नहीं हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा, जैसे फसल तैयार करते समय वर्षा का होना अनुकूल परिवर्तन, परंतु फसल पक जाने पर वर्षा का होना प्रतिकूल परिवर्तन। एक एग्जाम्पल देकर के आप समझा सकते हैं कि एक ही परिवर्तन विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल तथा प्रतिकूल नहीं हो सकता है। जैसे आपको उदाहरण दिया गया, फसल जब तैयार करते हैं तो वर्षा का होना अनुकूल परिवर्तन, जब फसल पक जाती तब तैयार करते हैं तो वर्षा का होना प्रतिकूल परिवर्तन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में घर्षण बल का महत्व बताइए। ठीक, क्या होता है घर्षण बल का महत्व, सभी को पता होगा। खुरदरी सतह पर हम बिना फिसले चल सकते हैं। हम जब भी चप्पल या जूता पहनकर चलते हैं, अगर वो खुरदरी सतह हो या ना हो, उस पर हम फिसल नहीं सकते। पहिए और ब्रेक के मध्य लगे घर्षण बल से वाहन की गति नियंत्रित करते हैं, वहां भी घर्षण बल का जरूरत पड़ती है। माचिस की तीली माचिस की सतह पर घर्षण बल का काम करती है। घर्षण मीन्स होता रगड़ना, माचिस की तीली माचिस की सतह पर घर्षण बल का काम करती है। ठीक, फिर अगला है, एक प्रारूपी पुष्प का चित्र बनाकर उसके अंगों के नाम लिखिए। एक प्रारूपी पुष्प है, उसका चित्र बना करके अंगों के नाम लिखिए। ये आप लोगों ने 8th में 10th में पढ़ा होगा। तो एक पुष्प बना हुआ है, उसके सारे पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। पुंकेसर उस पर है, इधर पुतंतु है, जायांग है, अलग अलग पार्ट कर दिए गए। बाह्य दल पुंज अलग कर दिया गया है, दल पुंज अलग कर दिया गया है, पुमंग अलग कर दिया गया है और जायांग अलग कर दिया गया है। ये सारी चीजें आपको फिगर में दिख रही होंगी। एक पुष्प बना दीजिए, उसके सारे पार्ट अलग कर दीजिए बस, और उसके नाम सारे लिख दीजिए बस। और आपको ज्यादा इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं, केवल फिगर ही बनाना है। फिर अगला क्वेश्चन है, जड़ों के मुख्य कार्य क्या है। मक्का, प्याज, सरसों, बैंगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखिए। क्वेश्चन जितना पूछा जाए उतना ही आंसर दीजिए, फर्जी का कुछ भी ना लिख कर आइए। जड़ों के मुख्य कार्य क्या है, आप सभी को पता है। जड़ों का मुख्य कार्य पौधे से पानी तथा मजबूती प्रदान करना होता है। जड़ें जो होती हैं पौधे को पानी पहुंचाती हैं पूरे शरीर पूरे बॉडी में उसके, और मजबूती प्रदान करती हैं। ठीक, अब मक्का में कौन सी जड़ पाई जाती है, झकड़ा जड़, जिसे अपस्थानिक या रेशेदार जड़ कहते हैं। प्याज में कौन सी पाई जाती है, ये भी झकड़ा जड़ होती है, जिसे अपस्थानिक या रेशेदार जड़ कहते हैं। सरसों और बैंगन में मूसला जड़ पाई जाती है। आप नोट कर लीजिए, मक्का में झकड़ा जड़, प्याज में भी झकड़ा जड़ और सरसों बैंगन में मूसला जड़। फिर अगला क्वेश्चन है, धारावाही प्रणालिका से क्या अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन क्या है, धारावाही प्रणालिका से क्या अभिप्राय है और उसका सचित्र वर्णन करके समझे। सचित्र वर्णन का मतलब होता है आप चित्र बनाएंगे फिर उसके बाद समझाएंगे आप। ठीक, तो धारावाही प्रणालिका देखते हैं क्या होता है। यदि किसी कुचालक पदार्थ को बेलनाकार नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तारों को नलिका की लंबाई के अनुसार लपेटा जाए तो इस प्रबंध को क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। क्या समझ में आया। किसी भी आप कुचालक पदार्थ को क्या करते हैं, बेलनाकार नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तारों को नलिका की लंबाई पर लपेटा जाए तो इस प्रबंधन को क्या कहते हैं, धारावाही परिनालिका। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी दिखाई देगा फिगर। फिगर के हिसाब से आपको थ्योरी लिखनी है। क्या क्या फिगर में किया वो सारा चीज इसमें लिखना। इसमें क्या करते हैं, इसके तारों के सिरों को शुष्क सेल, कुंजी और धारा नियंत्रक से जोड़ दिया जाता है। ठीक, यदि इसे इस प्रकार लटका दिया जाता है कि यह क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो। ऐसा लटकाते हैं कि चारों तरफ घूम सके।
तो विद्युत परिनालिका जो होगी वो सेल से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है, क्योंकि धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका एक क्षण जो परिनालिका की एक क्षण होती है चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है, जिसका एक तार क्या होता है उत्तरी ध्रुव, दूसरा क्या होता है दक्षिणी ध्रुव में। यदि परिनालिका में विद्युत धारा की दिशा बदल देंगे तो उनके सिरों की दूरता भी बदल जाएगी। ठीक, इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, फिर यह एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगी। इसका एक तार उत्तरी ध्रुव, दूसरी तार दक्षिणी ध्रुव होगा। अगर इसकी दिशा बदल देंगे तो इसके सिरों की दूरता भी बदल जाएगी। समझ में आया? इसका फिगर आप लोगों को दिखाया गया है, फिगर से आप स्पष्ट हो जाएगा कि फिगर बनाएंगे, उसके बाद आप आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न पड़ता है 2017 में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं वो भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र लिखिए। क्या क्वेश्चन है? चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र लिखिए। क्या होता है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र? CaCO3। फिर अगला है सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। किसका? प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। पहला ऑप्शन सही है। फिर है पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी। विटामिन बी थायमीन जो थायमीन एक होती है, विटामिन B1 होती है, B2 होती है, B12, कई सारी विटामिन होती हैं, तो ये विटामिन बी की कमी से होता है। और सारी विटामिन का मैंने डिस्कस किया है पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में जाकर के देख लीजिए कि विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन सी से क्या होता है, विटामिन डी से क्या होता है। वो सारे आप वीडियो देखेंगे, आप लोगों को स्पष्ट पता चल जाएगा। तो पेलाग्रा किस कमी से होता है? किसकी रोग की? विटामिन बी। जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है, जड़ों द्वारा शकरकंद में होता है। किसमें होता है? शकरकंद में। वह उत्तोलन जिसमें आलम एवं आयाम के मध्य भार होता है, इसमें से कौन सा है? ट्राली। वह उत्तोलक जिसमें आलम एवं आयाम के मध्य भार होता है, ट्राली। आप इसके बारे में उत्तोलक मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, चाहे बहुविकल्पी में मिले, चाहे अतिलोक में मिले, चाहे लघु उत्तरी में मिले। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया गया पहली क्लास में, आप जाकर के देखिए और उसको समझिए। ठीक, फिर इसके अतिलोक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए। सौर मंडल में सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? आप लोगों को पता होगा, बुध। कौन सा है? बुध। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है? कुल कितनी संख्या होती है? 29। कितनी संख्या होती है? 29 होती है। फिर अगला क्वेश्चन है कीटों में वज्र पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? जो कीटों में वज्र पदार्थ होता है उसका निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? मैलपीघियन नलिकाएं द्वारा उनका उत्सर्जन होता है। किन नलिकाओं द्वारा? मैलपीघियन नलिकाओं द्वारा होता है। फिर अगला है किसी एक अम्ल एक क्षारक का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो हम कई अम्ल कई क्षार बता देंगे, आप उनको जो आपको इजी लगे वो याद कर लीजिए। पहले अम्ल हैं, अम्ल कौन कौन से हैं? HNO3 H2SO4 HCl। कौन कौन से? HNO3 H2SO4 HCl। और क्षार कौन कौन से हैं? NaOH KOH NH4OH MgOH का होल्ट OH। 3-4 बता दिए, तीनों चार आप याद कर लीजिए, कोई भी लिखाइए, एक ही मात्र लिखिए क्योंकि एक पूछा गया है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर आपको उतने मिलेंगे जितने सभी को मिलेंगे। तो अम्ल कौन कौन से हैं? HNO3 H2SO4 HCl। और क्षार कौन कौन से हैं? NaOH KOH NH4OH MgOH का होल्ट OH। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी होती है? +3। कितनी होती है? +3। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है? किस विधि द्वारा होता है जल? संवहन विधि के द्वारा ऊर्जा के संचरण द्वारा जल गर्म होता है। ठीक, संवहन द्वारा जल गर्म होता है। और भी जो क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं आगे वो सारे क्वेश्चन इसी में से पूछे गए, लगभग क्वेश्चन इसी में से पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन लगभग इसी वीडियो से आपको मिल जाएंगे।
एक क्वेश्चन है कि मैरेस्मस रोग किस कमी के कारण होता है, ये मैंने आपको बताया है। प्रोटीन की कमी से होता है, ये विटामिन डी की कमी से होता है, दोनों लिख सकते हैं। और बताया मैंने कीटनाशक पदार्थ के नाम मैंने बताए होंगे पिछली वीडियो में, मैं रिवीजन कराया दे रहा हूँ। मैलेथियान क्या है कीटनाशक पदार्थ? मैलेथियान है, हेप्टाक्लोर है, लिंडेन है, फ्लोरोपाइरिफोस है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ पिछली क्लास में, आज रिवीजन सिर्फ हो रहा है। ठीक, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार क्या होते हैं? गतिज ऊर्जा, स्थिर, दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा। ठीक, कास्टिक सोडा को क्या लिखते हैं? NaOH, रासायनिक सूत्र से क्या लिखते हैं? NaOH, और खाने वाले सोडा को NaSCO3, NaSCO3। ठीक, और क्या होता है? और आप लोगों को क्वेश्चन में कुछ बताया दे रहा हूं, ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। एक तो भौतिक और रासायनिक ऊर्जा, दूसरा क्वेश्चन उत्तोलक, तीसरा क्वेश्चन कोशिका क्या है, पादप जंतु कोशिका में अंतर, ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। उत्सर्जन किसे कहते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। और लवण किसे कहते हैं, प्रकाशन श्वसन में क्या अंतर, ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आप लोग पिछले वीडियो जितनी भी उन्हें भी देखें। आज का ये मैराथन क्लास था, इसे भी आप देख करके जरूर कल एग्जाम देने जाएं। आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन जितने भी मैंने बताए सभी समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आए होंगे तो सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर सभी के साथ करें।